लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 9 जिबारो। जिबारो कोई एपिसोड नहीं है, ना ही ये सिर्फ एक कहानी है। ये दर्शाता है कि एक इंसान अपनी मंजिल को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, फिर चाहे वो किसी का प्यार पाना हो या फिर कोई दौलत या फिर कोई मकसद पूरा करना हो। जिबारो की कहानी इंसान की असलियत को दिखाती है। वो दिखाती है कि इंसान क्या क्या कर सकता है, इंसान की क्या लिमिट है और वो लिमिट किस हद तक जा सकती है। और क्योंकि जिबारो सिर्फ एक कहानी नहीं है तो इसे मैं दिल से रिकॉर्ड करूंगा बिना किसी स्क्रिप्ट के। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जिबारो की कहानी को लेकर। एपिसोड शुरू होता है ऑलमोस्ट 8th और 9th सेंचुरी के टाइम से, जब वॉर लड़ने के लिए नाइट्स का इस्तेमाल होता था और इन नाइट्स को लीड करते थे चर्च के प्रीस्ट। क्योंकि इस टाइम पर वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादातर लड़ाइयां धर्म के बेस पर होती थी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए होती थी। सिंपली यही करा जाता था कि जिस भी कंट्री या किंगडम के अंदर क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, वहाँ पर ये प्रीस्ट अपने नाइट्स के साथ जाते थे और उस किंगडम या फिर उस कंट्री पर हमला कर देते थे। हमला करने के बाद नाइट्स प्रीस्ट के ऑर्डर्स पर उस पूरे किंगडम या फिर कंट्री को जलाकर राख कर देते थे। वहाँ के हर एक घर को लूट लेते थे, औरतें और बच्चों को रेप करते थे, उन्हें स्लेव बना लेते थे और फिर उसके बाद वहाँ का जो किंग होता था या तो उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे ताकि वो किंग अपनी जनता को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करा सके। और अगर कोई राजा जंग हारने के बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं करता था तो ये प्रीस्ट नाइट की मदद से उस राजा को मार देते थे। राजा को मारने के बाद ये प्रीस्ट किसी ऐसे इंसान को पावर में बैठा देते थे जिसका धर्म क्रिश्चियनिटी हो। पावर में आने के बाद वो नया राजा प्रीस्ट के ऑर्डर पर अपनी जनता का धर्म परिवर्तन करवाता था और फिर उसके बाद वो प्रीस्ट अगले किंगडम की तरफ निकल जाते थे और ये पूरी जिंदगी इसी तरीके से धर्म परिवर्तन का खेल खेलते रहते थे। तो अब समझे आप लोग, जो आज के टाइम पे हमें ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी पर अत्याचार ना करने का ज्ञान दे रहे हैं, उनका खुद का इतिहास कितना ज्यादा काला और भयानक है। और हाँ, अगर कोई क्रिश्चियन कमेंट के अंदर ये बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं झूठी बातें फैला रहा हूँ, तो देखो भाई, मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके खुद के जो पॉप फ्रांसिस हैं, उन्होंने अभी कनाडा टूर के दौरान कनाडा वालों से सॉरी भी बोला था उनको फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के पॉप्स और फादर्स ने या प्रीस्ट ने बहुत एग्रेसिवली फोर्सफुली कन्वर्जन करवाया था, जिस वजह से लगभग पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि नाइट्स की एक छोटी सी टीम प्रीस्ट के ऑर्डर पर वॉर के लिए तैयार हो रही थी और क्योंकि नाइट्स के लिए एक होली वॉर थी तो इसलिए नाइट्स वॉर से ठीक पहले वॉर के लिए होने वाली वर्कशिप को परफॉर्म कर रहे थे। अब नाइट्स इस वर्कशिप को परफॉर्म करने के लिए अपनी तलवार को निकालते हैं और जमीन में गाड़कर प्रीस्ट के सामने झुककर बैठ जाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उसके बाद प्रीस्ट उनके धर्म की कुछ पवित्र लाइनों को बोलना शुरू करते हैं। और अब जब जंगल के अंदर ये सब हो रहा होता है तब ठीक उनके बगल वाले तालाब के अंदर एक लड़की उन्हें देख रही होती है। ये लड़की गोल्डन कलर की थी और उसकी बॉडी पर काफी सारे हीरे मोती और गहने लदे हुए थे और ये गहने इतने ज्यादा थे कि वो लड़की इन्हीं गहनों से ढकी हुई थी। अब जब प्रीस्ट लाइन बोलना शुरू करते हैं तभी वो गोल्डन लड़की पानी से बाहर आ जाती है और पानी से बाहर आने के बाद वो प्रीस्ट और नाइट की तरफ देखते हुए अजीब सा साउंड निकालने लगती है और साथ ही अजीब सा डांस करने लगती है। अब जैसे ही नाइट्स और प्रीस्ट उस लड़की की आवाज सुनते हैं वैसे ही वो उस लड़की की तरफ तालाब में खींचे चले जाते हैं। अब प्रीस्ट और नाइट उस गोल्डन गर्ल की आवाज और उस डांस को देखकर इतने ज्यादा पागल और हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। और अब देखते ही देखते सभी नाइट्स और प्रीस्ट एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन इन सभी नाइट्स में से एक ऐसा नाइट जिबारो था जिसको कुछ सुनाई नहीं देता था और इसी वजह से वो उस गोल्डन गर्ल के जाल में फंसने से बच जाता है। लेकिन वो इतने सारे खून खराबे को देखकर और उस गोल्डन गर्ल की अजीब सी शैतानी शक्तियों को देखकर डर जाता है और इसी वजह से जिबारो वहां से भागने लगता है। और अब जिबारो अपने घोड़े को लेकर बड़ी तेजी से भाग ही रहा था कि तभी जिबारो का सर एक पेड़ से जाके टकरा जाता है और फिर जिबारो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो गोल्डन गर्ल बार बार अपने डेथ साउंड को निकाल रही थी, लेकिन क्योंकि जिबारो उसके कंट्रोल में नहीं आया था तो अब उसे अपनी पावर पर शक होने लगा था और वो अपनी पावर्स को चेक करने के लिए बार बार अपने गले के ऊपर हाथ फेर रही थी और बार बार आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी। और अब वो गोल्डन गर्ल अपने गले पर हाथ लगाने के बाद अपनी आवाज को चेक करती है तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि उसका गला तो ठीक है लेकिन जिबारो ही बहरा है और इसी वजह से उसके ऊपर उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो लड़की तालाब के अंदर है उसे ज्यादातर लोगों ने सायरन समझा है और इनफैक्ट IMDb पर भी उसको सायरन ही बताया गया है। सायरन यानी कि मरमेड का इविल वर्जन जो मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती है। लेकिन असल में गोल्डन गर्ल सायरन नहीं है क्योंकि सायरन का ओरिजिन ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है और ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर सायरन एक ऐसा जीव है जिसका सर इंसानों का है और बाकी का शरीर पक्षी का है। असल में हिस्ट्री में छेड़खानी करने की वजह से सायरन का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल दिया गया और उसे पक्षी से मरमेड बना दिया गया। और अगर सायरन का ओरिजिन मरमेड से होता तो भी ये गोल्डन गर्ल सायरन नहीं है क्योंकि ये लड़की पूरी तरीके से इंसान है, ना कि आधी मछली और आधी इंसान। बैक टू द स्टोरी। अब जब जिबारो को होश आता है तो वो नदी किनारे जाकर अपना मुंह धोता है और फिर उसके बाद पानी पीकर पास के पेड़ के पास ही बैठ जाता है। अब पेड़ के पास बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। जिबारो के सोने के बाद वो गोल्डन गर्ल उसके नजदीक आती है और वो अपने गहनों को उसके सूट के ऊपर सहलाने लगती है। ऐसा करके वो गोल्डन गर्ल ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि जिबारो असल में बहरा है या फिर नहीं। अब जब गोल्डन गर्ल को ये कंफर्म हो जाता है कि जिबारो सच में बहरा है तो वो गोल्डन
गोल्डन गर्ल जिबारो को पकड़कर उसके साथ ही सो जाती है। अब इसके बाद सुबह होने पर हम देखते हैं कि जब जिबारो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वही गोल्डन गर्ल उससे लिपटकर सो रही है। और अब जब जिबारो ये देखता है तो वैसे ही वो हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। अब जब जिबारो हड़बड़ाकर खड़ा होता है तो उसकी हड़बड़ाहट की वजह से गोल्डन गर्ल की भी नींद टूट जाती है और वो वहां से भागने लगती है। हालांकि जिबारो भागती हुई गोल्डन गर्ल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस गोल्डन गर्ल का हाथ पकड़ता है वैसे ही गोल्डन गर्ल अपने हाथ को झटकते हुए वहां से भाग जाती है। और अब गोल्डन गर्ल के वहां से भागने के बाद जिबारो अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ के अंदर घाव हो चुका है और उसके हाथ में गोल्डन गर्ल के गहने का एक टुकड़ा धंस गया है। और अब जिबारो को पता चल गया था कि उस लड़की की बॉडी पर लगे हुए गहने असली हैं ना कि नकली। और अब जैसे ही जिबारो को पता चलता है कि उस गोल्डन गर्ल के शरीर पे लगे हुए गहने नकली नहीं बल्कि असली हैं, तो वो उन गहनों के लालच में गोल्डन गर्ल का पीछा करने लगता है। और फिर फाइनली पीछा करते करते जिबारो और वो गोल्डन गर्ल एक झरने पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब इस झरने वाले सीन से ठीक एक सीन पहले जब वो गोल्डन गर्ल झरने के ऊपर चढ़ रही होती है तो हम देखते हैं कि वो गोल्डन गर्ल झरने के ऊपर चढ़ते हुए एक सेकंड के लिए रुकती है और वो अपने पीछे आते हुए जिबारो को देखते हुए मुस्कुरा जाती है और फिर से वो झरने के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। और इस पर्टिकुलर छोटे से सीन के अंदर हमें समझ आता है कि वो गोल्डन गर्ल असल में चाहती थी कि जिबारो उसके पीछे आए और इसी वजह से वो उसके नजदीक भी आई थी, क्योंकि जिबारो उसकी आवाज से तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो नहीं रहा था। तो फाइनली उस गोल्डन गर्ल ने जिबारो को गहनों का लालच दिखाया और जिबारो उसके दिखाए लालच के अंदर फंस भी गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि झरने पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने पर जहाँ एक तरफ जिबारो की आंखों में वो सोने का लालच था, वहीं दूसरी तरफ उस गोल्डन गर्ल की आंखों में जिबारो को लेकर प्यार था, एक अट्रैक्शन था। वो चाहती थी कि जिबारो उससे सच्चे दिल से प्यार करे। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अपना मकसद पूरा करने के लिए एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वो एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। और अब जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी जिबारो के मुंह से खून निकलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि उस गोल्डन गर्ल के दांत असल में मेटल के बने हुए हैं और इसी वजह से जिबारो के मुंह से खून निकल रहा होता है। और अब जैसे ही जिबारो को गोल्डन गर्ल के दांतों की असलियत पता चलती है और अपने मुंह से निकलता हुआ खून दिखाई देता है, तो वैसे ही जिबारो उस गोल्डन गर्ल को पीटने लगता है और उसे इतना पीटता है कि वो गोल्डन गर्ल बेहोश हो जाती है। और अब गोल्डन गर्ल के बेहोश होने के बाद जिबारो उस गोल्डन गर्ल की बॉडी से सारे के सारे गहने नोच लेता है। अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो जिबारो उस गोल्डन गर्ल की बॉडी से सारे के सारे गहने नोच लेता है, वहीं दूसरी तरफ उस गोल्डन गर्ल की बॉडी पूरी तरीके से खून से भर चुकी थी और उसकी बॉडी पर जगह जगह जख्म हो चुके थे। अब इसके बाद जिबारो सारे गहनों को समेटता है और उस गोल्डन गर्ल को नदी में फेंक देता है। अब नदी में फेंकने के बाद एक तरफ तो वो गोल्डन गर्ल नदी के अंदर बहती जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिबारो उन गहनों को लेकर नदी से दूर भागने लगता है। अब इसके बाद जिबारो तो गहनों को लेकर नदी से दूर भागने लगता है, मगर गोल्डन गर्ल के घायल होने की वजह से पूरी की पूरी नदी लाल हो गई थी और अब नदी में अजीब सी बेचैनी क्रिएट होने लगी थी, मानो कि उस गोल्डन गर्ल के घायल होने की वजह से नदी गुस्से में आ गई हो। और इसी गुस्से को दिखाने के लिए नदी अपने पूरे उफान पर आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो नदी और वो गोल्डन गर्ल आपस में जुड़े हों और वो अलग अलग नहीं बल्कि एक हो और उस गोल्डन गर्ल का दर्द उस नदी का भी दर्द हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भागते हुए जिबारो को प्यास लगती है और अब वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदी के किनारे फिर से आता है और फिर उसके बाद वो नदी के पानी को पीना शुरू कर देता है। लेकिन जब जिबारो नदी के पानी को पी रहा होता है तो वो गलती से नदी के पानी के साथ साथ नदी के अंदर बह रहे लाल खून को भी पी लेता है। और जैसे ही वो उस लाल खून को पीता है वैसे ही जिबारो को सब कुछ सुनाई देने लगता है, यानी कि उसके कान जो बचपन से बहरे थे वो अचानक से काम करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस खून के अंदर जादुई शक्तियां थी। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही जिबारो को सुनाई देना शुरू होता है वैसे ही जिबारो बुरी तरीके से पागलों की तरह अपने सर को इधर उधर पटकने लगता है और अपने कानों में जा रही आवाजों को रोकने के लिए अपने कानों को ढकने लगता है। असल में जब कोई जन्म से बहरा होता है और अचानक से उसे सुनाई देने लगे तो उसे 10-12 दिन तक किसी तरीके का बहुत भयानक दर्द होता है, क्योंकि उसे नॉर्मल साउंड सुनने की आदत नहीं होती और उसके कानों ने अचानक से इस तरीके के साउंड सुने होते हैं। तो उसी वजह से उसे नॉर्मल साउंड भी इतना ज्यादा तकलीफ और दर्द देते हैं कि वो इंसान अपने सर को पटक ले या फिर अपने कानों को फिर से फोड़ ले। और अब यही हो रहा था जिबारो के साथ भी, क्योंकि वो जन्म से बहरा था तो उसे नॉर्मल आवाजें भी इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही थी कि वो बहुत बुरी तरीके से चीख चिल्ला रहा था। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि उस लाल खून को पीने के बाद आखिरकार सिर्फ जिबारो के कान ही क्यों ठीक हुए? मतलब क्या ये लाल खून सिर्फ कानों को ही ठीक करता था? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं। असल में ये लाल खून उस गोल्डन गर्ल का था और क्योंकि वो गोल्डन गर्ल ये चाहती थी कि जिबारो सुनना शुरू करे ताकि वो उसे अपने जाल के अंदर फंसा सके, तो उसका खून जैसे ही जिबारो की बॉडी में जाता है तो वो गोल्डन गर्ल की विश को पूरा करते हुए सिर्फ और सिर्फ जिबारो के बहरेपन को ही ठीक करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्डन गर्ल पानी से बाहर आती है और फिर उसके बाद वो अपने डेथ सॉन्ग को फिर से गाने शुरू कर देती है और अब डेथ सॉन्ग को गाते गाते वो अपने मौत के डांस को भी परफॉर्म करने लगती है। और अब जैसे ही जिबारो के कानों में उस गोल्डन गर्ल का डेथ सॉन्ग सुनाई देता है वैसे ही जिबारो बुरी तरीके से उस गोल्डन गर्ल की कंट्रोल में आ जाता है और अब वो भी अपने साथियों की तरह ही उस गोल्डन गर्ल की तरफ खिंचा चला जाता है और फिर उस गोल्डन गर्ल के ऑर्डर पर खुद को डुबोकर मार लेता है। अब जब जिबारो नदी के अंदर डूब रहा होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ हजारों सोल्जर्स के कंकाल पहले से ही डूबे पड़े हुए हैं और इन सोल्जर्स को भी ठीक जिबारो की तरह ही गोल्डन गर्ल ने मारा था, यानी कि वो गोल्डन गर्ल वहाँ आने वाले
सभी सोल्जर्स को इसी तरीके से डुबोकर मार देती थी। और अब हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि गोल्डन गर्ल के पास जो भी गहने थे वो गहने इन्हीं सोल्जर्स के पास से आए थे। और अब हम देखते हैं कि जिबारो के मरने के बाद वो गोल्डन गर्ल भी शांत हो जाती है और वो वापस नदी के अंदर चली जाती है। अब ये एपिसोड हमें काफी सारे डीप मैसेज समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इन डीप मैसेज पर बात करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये गोल्डन गर्ल सायरन या फिर मरमेड नहीं है। ये शायद किसी तरीके की ब्लैक मैजिक करने वाली लड़की होगी जो नदी से लिंक हो गई होगी, और ये नदी जिस किंगडम के अंडर होगी उस किंगडम के राजा के कहने पर ये गोल्डन गर्ल किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर हमला करने के इरादे से वहां पर आने वाले लोगों को नदी के अंदर डुबोकर मार देती होगी। और शायद उस राज्य को प्रोटेक्ट करने के बदले उस राज्य के लोग उस गोल्डन गर्ल की पूजा करते होंगे या फिर काफी सारे सोने के तौर पर उसे भेंट देते होंगे। या ये भी हो सकता है कि ये कोई लड़की ना होकर नदी का एक रूप हो और ये नदी ही हो जो किंगडम के लोगों को बचाने के लिए उस पर हमला करने के इरादे से वहां आने वाले लोगों को डुबोकर मार देती हो, और इसके बदले वो किंगडम के लोगों से सिर्फ पूजा करने को बोलती हो या सिर्फ वो अपनी पूजा मांगती हो। अब इस स्टोरी के सच होने के ज्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जब लास्ट में हमें नदी का सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि नदी में डूबने वाले सिर्फ और सिर्फ नाइट्स यानी कि सोल्जर हैं, यानी कि वो गोल्डन गर्ल सिर्फ और सिर्फ नाइट्स और सोल्जर्स को ही डुबोकर मार रही थी, वो आम लोगों को कुछ नहीं कर रही थी। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि शायद वो गोल्डन गर्ल किसी तरीके की कोई स्पिरिट हो जो जिस टाइम पर जिंदा थी तो तब उस टाइम पर किसी नाइट ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया होगा और उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करके उसे नदी के अंदर फेंक दिया होगा, जिसकी वजह से उस गोल्डन गर्ल की आत्मा नदी से लिंक हो गई होगी। और फिर वो लड़की आत्मा बनने के बाद अपना बदला और अपना गुस्सा पूरा करने के लिए नदी के पास आने वाले हर नाइट को मार देती होगी। अब ये एपिसोड में समझाने की कोशिश करता है कि आखिर एक इंसान सच में क्या हो सकता है। यह एपिसोड हमें दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे एक इंसान लालच या फिर अपने मोह के अंदर इतना ज्यादा डूब जाता है कि वो खुद को बर्बाद कर लेता है। यह एपिसोड हमें इंसान के अंदर के दुख, दर्द और तकलीफ को दिखाता है। ये दिखाता है कि आखिरकार इंसान कितना ज्यादा अकेला हो सकता है, जैसे वो गोल्डन गर्ल थी, क्योंकि उस गोल्डन गर्ल को क्या चाहिए था, उसे सिर्फ प्यार चाहिए था, एक सच्चा प्यार। वो सच्चे प्यार के ना मिलने का दर्द ही था जो हमें गोल्डन गर्ल की आवाज में सुनाई दे रहा था, उसके संगीत के अंदर महसूस हो रहा था। वो संगीत, वो आवाज जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब तो इस गोल्डन गर्ल को सच्चा प्यार मिल ही जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, उसे अभी तक कोई सच्चा प्यार नहीं मिल रहा था। और ये दर्द इतना ज्यादा गहरा था कि जिस दर्द ने पहले सिर्फ उस गोल्डन गर्ल को डुबोया और बर्बाद करा, आज वही दर्द हजारों लोगों को नदी के अंदर डुबो चुका था। क्योंकि ये गोल्डन गर्ल का दर्द ही तो था जिसे वो अपने संगीत के जरिए बाहर निकाल रही थी। ये वो दुखी तो था जिसे वो अपनी आवाज के जरिए सबको सुनाना चाहती थी। बस प्रॉब्लम तो ये थी कि कोई उसके दुख दर्द को समझने लायक नहीं था। कोई इतना शुद्ध था ही नहीं कि कोई गोल्डन गर्ल का दर्द समझ सके। हर किसी को सिर्फ गोल्डन गर्ल के ऊपर लदा हुआ वो सोना चांदी दिखाई दे रहा था, और हर किसी को सिर्फ उस गोल्डन गर्ल का जिस्म दिखाई दे रहा था। किसी को उसके अंदर का मन नहीं दिखाई दे रहा था, वो मन जो बहुत ज्यादा लंबे समय से अपना प्यार तलाश रहा था, एक सच्चा प्यार। वो मन जो किसी एक को अपना बनाना चाहता था, वो मन जो किसी एक का इतने टाइम से आने का इंतजार कर रहा था। और अब गोल्डन गर्ल का यही बहुत लंबा इंतजार उसी के राज्य को गोल्डन गर्ल की शक्तियां लगने लगा, जिस वजह से उसके राज्य के लोगों ने अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन गर्ल की इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब जो साफ और सच्चे दिल का होगा वो नदी के अंदर नहीं बल्कि नदी के साथ और गोल्डन गर्ल के दिल में होगा। लेकिन परेशानी तो ये थी कि जो इंतजार इतने समय से चला आ रहा था वो इंतजार अभी भी सिर्फ इंतजार ही था। और अब ये ना तो उस गोल्डन गर्ल को पता था ना ही किसी और को कि उस गोल्डन गर्ल का ये इंतजार कब जाके पूरा होगा और कब कोई सच में सच्चा प्यार करने वाला गोल्डन गर्ल को मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो सच में गोल्डन गर्ल से प्यार करे, न कि उसके जिस्म और उसके गहनों से प्यार करे, जो सच में उसके दिल को समझे, उसके दुख और उसके दर्द और उसके इंतजार को समझे, जो समझे कि गोल्डन गर्ल के अंदर की तकलीफ क्या है, जो ये समझ सके कि गोल्डन गर्ल को क्या चाहिए। वो प्यार जो जिस्म और लालच तक सीमित ना हो बल्कि वो आत्मा तक उतर जाए और अनंत काल तक हमेशा हमेशा के लिए गोल्डन गर्ल के साथ उसका बनकर उसके साथ रह जाए। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।